के जाने माने एक्सपर्ट वेटरन सुदीप बंदोपाध्याय जी। सर बहुत बहुत स्वागत है, थैंक यू सो मच सर अपना कीमती समय देने के लिए सर। थैंक यू। सर सबसे पहला मेरा सवाल, सर मैं एक आंकड़े के जरिए शुरुआत करना चाहूँगा और आपसे समझना चाहूँगा, क्योंकि सर हम लोग आपको हमेशा सुनते हैं, इतने तजुर्बा जो होता है आपका हमारे लिए निवेशकों के लिए बहुत काम का होता है। एक बार आंकड़ा स्क्रीन पर रखते हैं हम लोग। सर ये मैं पिछले 2 साल का लेके आया हूँ सर। अगर हम लोग देखें यहाँ पर निफ्टी का, सर 2 जुलाई 2024 को जो था करीब 24,123 के आसपास था, और 2 जुलाई के आसपास ही 2026 में भी देखूं तो 24,000 के 175 के आसपास है। मतलब सर और भी बहुत सारे जो आंकड़े इसके अंदर साफ तौर पे दिखते हैं कि बाजार जो है इन 2 सालों में कहीं गया नहीं है, बिल्कुल वहीं का वहीं खड़ा हुआ है। हाँ, हालांकि आज का अगर मैं आंकड़े की बात करूं, शुक्रवार की बात करूं यहाँ पर, तो 24,200 के आसपास का जो रेजिस्टेंस था उसको जरूर तोड़ने में यहाँ पे कामयाब रहा है, जो बड़े समय से यहाँ पे इस लेवल के आसपास था सर। यहाँ पे अब आगे की स्थिति सर आपको क्या दिख रही है? यहाँ पे आपका क्या मानना है कि बाजार किस तरीके से आगे दिख सकता है? देखिए, आपने बिल्कुल सही आंकड़े निकाले हैं और ये एक्चुअली रिवीलिंग है। खास बात ये क्या है, पिछले 2 साल में हुआ क्या है, एफआईआईस ने जबरदस्त इंडिया में बिकवाली की है और उसी के चलते इंडियन मार्केट में एक दबाव हमेशा से ही बना हुआ था। और ये वार जो वेस्ट एशिया में वार चल रहा है, जो फरवरी 26 से चालू हुआ, एंड फरवरी 26 से, उसका असर इतना नहीं है। ये जो एफआईआईस का बिकवाली है जो 2024 के लगभग सितंबर अक्टूबर से चालू हुआ, उसी का असर है। इसी के कारण इंडियन मार्केट दबाव में रहा है। अब रही बात आगे क्या होगा, जिसका सवाल आप कर रहे हैं, जिसका जिक्र निवेशक करते हैं। देखिए, 2 चीज यहाँ पे समझना बहुत जरूरी है। इंडिया एंटी एआई ट्रेड माना जाता था, माना जाता है, था कि, और सारा दुनिया में एआई जो ट्रेड, एआई रिलेटेड कंपनीज और एआई रिलेटेड जो बिजनेसेस है, उसके तरफ सबका रुझान था और सब उसी में निवेश करने की सोच रहे थे। और इसी के कारण एआई रिलेटेड कंपनीज का वैल्यूएशन एक अनरियलिस्टिक लेवल रीच कर गया था और हम लोग देख रहे थे यही चल रहा था पिछले करीब 6-8 महीने से। और अब वहां पे थोड़ा करेक्शन देखने को मिल रहा है पिछले कुछ दिनों से। और ये करेक्शन जब से चालू हुआ, आप अगर देखेंगे तो तब से ही इंडियन मार्केट में एफआईआईस का बिकवाली कम हुआ है और थोड़ा बहुत खरीदारी आना भी चालू हो गया है। ये एक बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है इंडियन मार्केट्स के लिए। ये तो पहली बात गई। दूसरी बात, जो कच्चे तेल के दाम है, वो जैसे हम जानते हैं बीच में $120 तक चला गया था, फिर नीचे आके $70 प्रति बैरल ब्रेंट का हो गया था, और अब वापस जब जंग छिड़ गया है तो वापस $84-85 पर बैरल ब्रेंट का होके वहीं पे घूम रहा है। इंडिया के लिए ये कच्चे तेल का दाम बढ़ जाना सही नहीं है और इसके लिए मार्केट में थोड़ा बहुत दबाव जरूर है। रुपया पे भी दबाव है, रुपया अभी भी डिप्रिसिएशन दिख रहा है पिछले 2-3 दिन। ठीक है। तीसरा, मॉनसून को लेके बड़ा शंका था, वहां पे भी थोड़ा बहुत सुधार देखने को मिल रहा है स्थिति का, थोड़ा बहुत बारिश हुआ है, शंका अभी भी दूर नहीं हुआ पर अभी भी थोड़ा बहुत शंका है। और फाइनली एक चीज मैं कहना चाहूंगा निवेशक को कि देखिए, इंडियन मार्केट फंडामेंटली स्ट्रांग है। बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज इंडियन मार्केट में है जो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा नतीजा देगा। पर यहाँ पे निवेशक को एक चीज ध्यान में रखना पड़ेगा, करंट यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ट्रम्प साहब के अंडर में जो है, वहां जो पॉलिसीज लिए जाते हैं, वहां पे जो डिसीजंस लिए जाते हैं, उसके कारण दुनिया भर के बाजार में वोलेटिलिटी है। और अगला 2-2.5 साल के लिए जब तक ट्रम्प साहब है तब तक ये वोलेटिलिटी चलता रहेगा। ये फैक्टर इन करके ही आपको मार्केट में निवेश करना या निवेशित रहना चाहिए। ये मेरी आखिरी सलाह निवेशक के लिए। ठीक है सर, यानी कि ट्रम्प फैक्टर को ध्यान में रखकर जो है वो आप निवेश कीजिए। और सर वो तो हम लोग कहते हैं कि जब ट्रम्प जी है तो तब तक अपनी जो कुर्सियों की पेटी है वो बांध लीजिए, क्योंकि पता नहीं अब प्लेन कहाँ जाएगा सर। तो ये बात तो सर दिखती है। अच्छा, लेकिन सर एक चीज़ और, क्योंकि कुछ रिपोर्ट सर मैं पढ़ रहा था, थोड़ा सा मैं व्यू आपका उस हिसाब से भी चाहूँगा कि जैसे गोल्डमैन सैक्स था उनका और 1-2 रिपोर्ट्स जो थी इंटरनेशनल, उनका भारत को लेकर आउटलुक जो है वो पॉजिटिव हुआ है सर। थोड़ा सा पीछे नेगेटिव देखने को मिला था। जैसे निफ्टी को लेकर उन्होंने सर जून 2027 तक के टारगेट 26,500 तक के दे रखे हैं। उनका ये कहना है कि भाई अब ग्रोथ से वैल्यू स्टॉक जो है उसमें एक रोटेशन देखने को मिल सकता है। सर आपका क्या मानना है, क्योंकि आपने फैक्टर्स गिनवाए, क्योंकि अब तो रूस और यूक्रेन को भी लेकर स्थिति दिख रही है। हालांकि आपने क्रूड की भी बात की, 85 के आसपास ही है सर। इसलिए आज से सर आगे का समीकरण इस साल के हिसाब से अगर देखा जाए तो क्या दिख रहा है सर आपको लेवल्स के हिसाब से अगर बात की जाए तो? देखिए, मुझे लग रहा है इंडियन मार्केट में पॉजिटिव मोमेंटम बरकरार रहेगा। 2 चीज पे ध्यान रखना पड़ेगा। एक, मॉनसून रुकना नहीं चाहिए, मॉनसून ठीक ठाक होना चाहिए।
और दूसरी बात है, जैसे पहले भी जिक्र कर चुका हूं, कच्चे तेल, ये बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर ये दो चीज रहता है, मॉनसून लगभग ठीक ठाक हो जाता है और कच्चे तेल एक रेंज में रहता है, जो जहां पे अभी है इससे थोड़ा नीचे होना चाहिए, पर इसी रेंज में अगर रहता है तो इंडियन मार्केट में आपको पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा। एफआईआईज का खरीदारी आएगा, डीआईआईज का खरीदारी बरकरार रहेगा और कॉर्पोरेट नतीजे दिख रहे हैं जो इस क्वार्टर के भी जो आ रहे हैं, फर्स्ट क्वार्टर के, इन स्पाइट ऑफ लॉट ऑफ प्रेशर्स अच्छे नतीजे आ रहे हैं बाय एंड लार्ज, और ये सिलसिला चलता रहेगा आने वाले दिनों में भी। तो हम लोगों को लगता है मार्केट में एक मूड, माहौल पॉजिटिव रहेगा, बायस पॉजिटिव रहेगा और मार्केट हमेशा कोशिश करेगा ऊपर जाने का। वोलेटिलिटी जरूर रहेगा और 25,000 26,000 ये अचीव करना विद इन दिस फिस्कल ईयर एंड, मतलब मार्च 27 की बात कर रहा हूं, बहुत ज्यादा मुश्किल की बात नहीं है अगर ये दो फैक्टर्स, कच्चा तेल और मॉनसून, ठीक रहता है। ठीक है सर, कच्चा तेल और अगर मानसून ठीक रहता है तो ये जो टारगेट्स हैं ये आसानी से अचीवेबल है। सर की तरफ से यहाँ पर राय निकल के आ रही है। अच्छा सर, मैं आऊँगा पूरा, क्योंकि जो जिस तरीके से यहाँ पे नतीजे आते हुए देख रहे हैं उसके ऊपर थोड़ा सा बारीकी से आपके साथ समझना चाहूँगा चीज़ों को। लेकिन सर उससे पहले एक चीज़ थी मुझे वो समझनी थी सर आपसे, क्योंकि दो फैक्टर लिक्विडिटी इंजन माने जाते हैं बाजार के हिसाब से। अगर हम देखें तो एक तरफ सर घरेलू म्यूचुअल फंड जो है, अब मैं देख रहा था सर जो कैश है उनके पास वो लगातार कम हो रहा है। दूसरी ओर जो एफआईज हैं वो थोड़ा सा जो है पॉजिटिव दिख रहे हैं सर। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की बात करूँ तो जो कैश का रेशियो है सर वो जून में घटकर कई सालों के निचले स्तर पर पहुंच गए, 4% के आसपास आ गया सर। एफआईज का देख रहा था सर तो करीब 15,560 करोड़ के आसपास के उन्होंने निवेश किया भारतीय बाजारों में। सर आपको क्या लग रहा है कि अब धीरे धीरे मूड बदल रहा है और जिस तरीके से जो पोजिशनिंग करके बैठे हैं यहाँ पर डीआईएस म्यूचुअल फंड्स, उनको लेकर सर क्या तस्वीर दिख रही है? नहीं, इसमें कोई शंका की बात नहीं है। देखिए, मुझे लगता है एसआईपी का फ्लो अभी भी जारी है। आम जनता की तरफ से एसआईपी में निवेश कम नहीं हो रहा है और होना भी नहीं चाहिए। तो मुझे तो लगता है कि डीआईआईस की तरफ से भी निवेश होता रहेगा। डीआईआईस तो हम आम जनता का पैसा ही निवेश करता है, तो जनता अगर कंटिन्यूअसली पैसा डाल रहा है म्यूचुअल फंड्स में तो वो पैसा बाजार में जरूर आएगा। थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, कोई किसी फंड मैनेजर का व्यू हो सकता है थोड़ा बाद में निवेश करेगा तो थोड़ा कैश होल्डिंग ज्यादा हो सकता है, कभी वो निवेश कर देगा तो कैश होल्डिंग कम हो जाएगा, पर उस पर इतना ध्यान देना नहीं चाहिए। मुझे लगता है ध्यान इस पे देना चाहिए कि एसआईपी का फ्लो आ रहा है या नहीं, और उस पे अभी तक एसआईपी का फ्लोज में कोई रुकावट देखने को नहीं मिला है। एफआईआईस का जैसे आपने भी जिक्र किया, एफआईआईस की तरफ से मूड थोड़ा चेंज हुआ है, थोड़ा बहुत निवेश इंडिया में कर रहे हैं, बिकवाली कम हो गया है, तो आने वाले दिनों में मुझे लगता है उनके तरफ से भी निवेश चलता रहेगा। और ये जो ट्रेंड दिख रहा है एफआईआईस का निवेश वापस आना, इससे लार्ज कैप यूनिवर्स में फायदा होगा और आप देखेंगे लार्ज कैप में पिकअप बहुत जल्दी आ जाएगा एफआईआईस अगर वापस। चलिए सर, ये हम लोग भी दर्शक जो है, जो हमारे जो काफ़ी लार्ज कैप को लेकर फोकस करते हैं, उनका भी उम्मीद यही रहेगी। अच्छा सर, अब क्वार्टर वन के मैं रिजल्ट्स की बात करना चाह रहा हूँ, क्योंकि सर अभी तो देखिए शुरुआत हुई है यहाँ पर, लेकिन सर अभी तक आप कैसे देख रहे हैं रिजल्ट्स को लेकर? क्या आपका मानना है यहाँ पर और कौन से सेक्टर्स में आपको लग रहा है उम्मीद बनती हुई दिख रही है यहाँ पर? देखिए, अभी तक तो बहुत कम ही नतीजे आए हैं। आईटी के क्षेत्र के नतीजे कुछ आए हैं, वहां पे तो मिक्स बैग मैं कहूंगा। टीसीएस के नतीजे लगभग जैसे एक्सपेक्टेशन वैसे ही थे। टेक महिंद्रा के नतीजे बहुत अच्छे थे और एचसीएल टेक के नतीजे भी अच्छे थे। विप्रो के नतीजों थोड़ा सा ड्यूट था, तो आई वुड से मिक्स बैग था। पर अब बाकी जो कंपनीज, एक वायर एंड केबल सेक्टर में पॉलीकैब के नतीजे मुझे बहुत अच्छा लगा। उनके जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही अच्छा था और ग्रोथ भी अच्छा दिखाया। बाकी सारे कंपनीज की जो बिजनेस अपडेट्स आए हैं, नतीजे तो नहीं आए, बिजनेस अपडेट्स आए हैं, वहां पे भी पॉजिटिव मोमेंटम जरूर देखने को मिला है। तो फर्स्ट क्वार्टर में जो उम्मीद था, पहले क्वार्टर खत्म होने से पहले जब युद्ध चल रहा था तब जो उम्मीद किया जा रहा था उससे बेहतर बिजनेस अपडेट्स आए हैं और नतीजे भी अब तक जो आए हैं, मैं तो ये मानूंगा कि एक्सपेक्टेशन से बेहतर आए हैं। ठीक है, एक्सपेक्टेशन से बेहतर आए हैं। हम सबकी नज़र है जो बड़े दिग्गजों के रिजल्ट्स आते हुए दिखेंगे। सर थोड़ा सा मैं और डीप डाइव करना चाहूँगा बैंकिंग सेक्टर को लेकर सर, क्योंकि अभी जो है वो छोटे बैंकों के नतीजे आए, मझोले बैंकों के यहाँ पर कुछ नतीजे आते हुए दिखे। जैसे सर मैं इंडियन बैंक को देख रहा था, एनआईआई जो है काफ़ी ज़बरदस्त बढ़ता हुआ दिखा सर। अगर आप फेड बैंक फाइनेंशियल्स की बात करें, फेडरल बैंक की या जना बैंक की, सर इसको किस तरीके से देख रहे हैं? मिड साइज बैंक है या स्मॉल फाइनेंस बैंक है या फिर बड़े निजी या सरकारी बैंक है? क्योंकि पिछले कुछ समय में सरकारी बैंकों के स्टॉक्स ने कुछ किया नहीं सर। क्या आपका ध्यान कहाँ पर है सर? और अगर स्टॉक स्पेसिफिक आप बता सकें यहाँ पे, क्या आपको बेहतर दिख रही है स्थिति?
देखिए, प्राइवेट सेक्टर जो दिग्गज बैंक है वहां पे अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलता है। वैल्यूएशन के लिहाज से मुझे लगता है कि वहां पे एक्चुअली नो ब्रेनर है, क्योंकि वहां पे अपसाइड जितना दिख रहा है उससे बहुत कम डाउनसाइड है। तो वहां पे तो लेना चाहिए। और आईसीआईसीआई बैंक की अगर बात करें, दिग्गज बैंक है, परफॉर्मेंस हमेशा से अच्छा रहा है और मुझे लगता है कि इस क्वार्टर में भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस होगा। एचडीएफसी बैंक का भी परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट होने की संभावना है। डिपॉजिट मोबिलाइजेशन जबरदस्त चल रहा है और आरबीआई की तरफ से जो एफसीएनआरबी डिपॉजिट मोबिलाइजेशन का मौका दिया गया है, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग का मौका दिया है, इसका फायदा लेके एचडीएफसी बैंक का डिपॉजिट मोबिलाइजेशन जोर पकड़ने की उम्मीद रखता हूं, जो कि बहुत जरूरी है एचडीएफसी बैंक के लिए। तो मुझे लगता है प्राइवेट सेक्टर बैंक पे अभी फोकस करना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर दिग्गज बैंक पे। पीएसयू में कोई खराबी नहीं है, पर कंपैरेटिवली अगर मुझे देखना है तो मुझे प्राइवेट सेक्टर दिग्गज बैंक ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए पोर्टफोलियो में शामिल किया जा सकता है और एसबीआई में बहुत अच्छा वैल्यू अनलॉकिंग हो रहा है। जैसे एसबीआई फंड्स का आईपीओ हुआ, उसके जरिए फंड अनलॉकिंग हो रहा है। एसबीआई की तरफ से ऑफर फॉर सेल में पार्टिसिपेट किया गया था। एनएससी का आईपीओ आएगा, उसमें भी एनएससी की तरफ से एसबीआई की तरफ से पार्टिसिपेशन रहेगा, वैल्यू अनलॉकिंग होगा, जो कि ओवरऑल कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो एसबीआई का इंप्रूव करेगा। तो एसबीआई में भी जरूर ध्यान दिया जा सकता है। जी सर, बहुत स्पेसिफिक आपने मिलकर अच्छे से सर हमारे दर्शकों को समझाया। क्योंकि सर अब लार्ज कैप की आप बात कर रहे थे, तो देखिए जो तमाम नतीजे हैं सर, क्योंकि हम लोग लगातार देखते रहते हैं स्ट्रीट की क्या एक्सपेक्टेशन है, हालांकि आप वो बेहतर बताएंगे। ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट्स जो साफ तौर पे कहती है सर आईसीआईसीआई बैंक को लेकर काफ़ी पॉजिटिव जो है स्थितियां देखने को मिल सकती हैं, इस तरह की बातें निकल कर आ रही हैं। एचडीएफसी बैंक है, तो सर अगर मान लीजिए किसी निवेशक को बैंकिंग सेक्टर में जाना है, तो वो क्या प्राइवेट बैंकिंग स्टॉक्स ही बेहतर विकल्प रहेंगे सर? देखिए, आज के दिन में मुझे लग रहा है प्राइवेट सेक्टर बैंक आईसीआईसीआई, एचडीएफसी जिसका जिक्र मैंने किया, वहां पे खरीदारी की जा सकती है। स्टेट बैंक में भी खरीदारी की जा सकती है। और अगर आपको छोटे मझोले बैंक की तरफ ध्यान देना है तो वहां पे फेडरल बैंक मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि एफसीएनआरबी डिपॉजिट मोबिलाइजेशन का बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है इनके लिए, क्योंकि इनका वेस्ट एशिया में नेटवर्क बहुत तगड़ा है। जी अच्छा सर, सनराइज सेक्टर की हमेशा बात हो रही है सर, अभी लगातार सरकार की तरफ से यहाँ पे जो सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम है उसको मजबूत करने के लिए सेमीकॉम 2.0 भी लॉन्च किया गया और आज हम लोग देख रहे हैं कि हाइड्रोजन ट्रेन भी जो है वो पटरियों पर दौड़ती हुई दिखी है। प्रधानमंत्री ने जो जिस तरीके से यहाँ पे हमने देखा कि उसका अनावरण किया है सर, मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ सर, सनराइज सेक्टर में आप कौन से सेक्टर हैं जो आपको पसंद आ रहे हैं, और अगर उनमें कुछ आपको अगर पसंद हो सर यहाँ पे जो हमारे दर्शकों के साथ आप साझा करना चाहें तो? देखिए, ये सनराइज सेक्टर पर्टिकुलरली सेमीकॉन का जिक्र आपने किया, यहाँ पे ऐसा कोई लिस्टेड कंपनी तो मुझे बहुत कुछ दिख नहीं रहा है जहां पे निवेशक निवेश कर पाए और इसका फायदा ले पाए। इसमें थोड़ा समय लगेगा, पर ऐसे डायरेक्ट सनराइज सेक्टर में तो वैसे बहुत ज्यादा लिस्टेड कंपनीज नहीं है। यहाँ पे मुझे लगता है एक सेक्टर में ध्यान देना चाहिए जहाँ पे बहुत अच्छा काज हो रहा है और बहुत फास्ट मूवमेंट भी हो रहा है, ऑटो एंसिलरी। और यहाँ पे जो हमारे देश के ऑटो एंसिलरी कंपनी है वो ग्लोबल सप्लाई चेन के साथ जुड़ गए हैं, ग्लोबली उनका बिजनेस बड़ा हो रहा है और बहुत ही अच्छा क्वालिटी स्टैंडर्ड्स भी एस्टैब्लिश कर चुके हैं। तो यहाँ पे जरूर ध्यान देना चाहिए निवेशक की तरफ से। दूसरा सेक्टर सनराइज तो शायद कह नहीं पाऊंगा कि बहुत दिन से डिस्कवर्ड है, इंडियन फार्मा, यहाँ पे भी जबरदस्त कामकाज हो रहा है, यहाँ पे भी जरूर निवेशक की तरफ से ध्यान होना चाहिए। ठीक है सर, ऑटो एंसिलरी और फार्मा आपको पसंद आ रहे हैं सर। ऑटो एंसिलरी में सर कोई पिक रहेगी आपकी? देखिए, संवर्धना मदरसन पे जरूर ध्यान दिया जा सकता है। ये तो ऑटो एंसिलरी के साथ साथ एरोस्पेस में भी घुसे हुए हैं और एरोस्पेस में करीब लगभग $2 बिलियन का ऑर्डर बुक इनका हो गया है। बोइंग, एयरबस जैसे कंपनीज का डायरेक्ट सप्लायर बन गए हैं, तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। इसके साथ साथ इन्होंने ईएमएस जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज, वहां पे भी इन्होंने अच्छा खासा एंट्री लिया है। और जो सैमसंग का सबसे बड़ा सब मैन्युफैक्चरर है, उनके साथ टाई अप करके मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा रहे हैं। तो अपार्ट फ्रॉम ऑटो एंसिलरी आप एरोस्पेस और ईएमएस का भी बेनिफिट संवर्धना मदरसन में खरीदारी करके ले पाएंगे। लंबी अवधि के लिए निवेश करना जरूरी है।
ठीक है, लंबी अवधि के हिसाब से इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो सर की तरफ से यहाँ पे सलाह निकल के आ रही है। अच्छा सर, एक चीज़ और है स्मॉल कैप और मिड कैप को लेके, पिछले कुछ समय में सर रैली आई यहाँ पर, अब क्या आपका मानना है क्या यहाँ पे कि मुनाफा वसूली करनी चाहिए या फिर अभी भी निवेशित रहना चाहिए? क्योंकि जिस हिसाब से रिजल्ट आ रहे हैं तो वो जाहिर सी बात है कि सर मार्केट जो है नंबर्स के हिसाब से पनिश भी कर रहा है और रिवॉर्ड भी दे रहा है। देखिए, ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करेगा और कंपनी का परफॉर्मेंस। स्मॉल कैप मिड कैप में बहुत तरह के कंपनीज है, अच्छे भी है और थोड़ा प्रेशर में है, ऐसे कंपनीज भी है। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल स्टॉक स्पेसिफिक जाना पड़ेगा। लार्ज कैप में फिर भी आप सेक्टर वाइज खरीदारी कर सकते हैं, पर वहां पे भी मैं स्टॉक स्पेसिफिक नॉर्मली प्रेफर करता हूँ। और मिड कैप स्मॉल कैप में तो 100% आपको स्टॉक स्पेसिफिक जाना चाहिए। सेक्टर पे सेक्टर स्पेसिफिक रहना वहां पे डेंजरस है। और कंपनी का नतीजा देखिए, कंपनी का फ्यूचर देखिए, कंपनी का परफॉर्मेंस देखिए, मैनेजमेंट क्वालिटी देखिए, तभी उस पर डिसीजन लीजिए। ठीक है, तो सर की तरफ से राय निकल कर आ रही है, इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा यहाँ पे। अच्छा सर, अब मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ क्योंकि लगातार जो है हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं मार्केट की स्थितियाँ, आईटी को लेकर अभी आपने बात करी सर, तो आईटी को थोड़ा सा और मैं डीप डाइव समझना चाहूँगा सर, क्योंकि आपने बात करी कि एचसीएल टेक की बात करें, क्योंकि कांस्टेंट करेंसी काफ़ी बेहतर रही यहाँ पर रेवेन्यू के हिसाब से। टेक महिंद्रा की बात करें सर, टर्न अराउंड की स्थिति देखने को मिली। टीसीएस में एआई की से जो कमाई वो लगातार बढ़ती हुई दिख रही है सर। बीच बीच में लेकिन क्या होता है कि कोई खबर आती है बाहर से और स्टॉक टूट जाते हैं सर। आप ये मान रहे सर बॉटम आउट की स्थिति हो गई है यहाँ पर, अब जो निवेशक है खुल के निवेश कर सकते हैं? क्योंकि अगर हम लोग देखें यहाँ पर तो सर बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन बहुत सस्ते हो गए हैं सर, इसके 2020 से भी नीचे के लेवल पे जाते हुए दिखे हैं सर। देखिए, बिल्कुल नहीं, मैं मानता हूं कि यहाँ पे सतर्क रहना चाहिए। और एआई, देखिए एआई रिलेटेड एक बहुत बड़ा डिसरप्शन चल रहा है इंडस्ट्री में, और ये डिसरप्शन का हम लोग मानते हैं कि बिल्कुल शुरुआत हम देख रहे हैं, आगे और भी बहुत डिसरप्शन होगा। अब इंडिया की जो आईटी सर्विसेज कंपनीज है, अच्छे कंपनीज है, अच्छा मैनेजमेंट है, अच्छा बैलेंस शीट है, तो जरूर ये लोग अपने आप को एआई की तरफ पिवोट करेंगे और एक अपने आप को ट्रांसफॉर्म करेंगे। पर ये ट्रांसफॉर्मेशन में टाइम लगेगा, कोई 1 साल में करेगा, कोई 2 साल में करेगा, और ये ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस जब चलेगा तब दिक्कतें आएंगी। रेवेन्यू पे प्रेशर आएगा, मार्जिन पे प्रेशर आएगा, प्रॉफिटेबिलिटी में प्रेशर आएगा, और ये सब रियल है। तो जैसे आप कह रहे थे, मैं भी कह रहा हूं कि कुछ कंपनीज जल्दी कर पाएंगे, कुछ कंपनीज को टाइम ज्यादा लगेगा, और ये पीरियड में बहुत अनसर्टेनिटी रहेगा इंडियन आईटी सर्विसेज कंपनीज। जैसे आप कर रहे थे एचसीएल, इन्होंने अच्छा खासा एआई रिलेटेड काम काज चालू किया है। एक एआई एलएलएम मॉडल इंडिया का जो कंपनी है वहां पे निवेश भी किया है इन्होंने। तो एक स्ट्रेटेजी से एचसीएल जा रहे हैं, टीसीएस एक दूसरा स्ट्रेटेजी में काम कर रहे हैं। इन्फोसिस ओपन एआई और एंथ्रोपिक दोनों के साथ टाई अप किया है सर्विस डिलीवरी के लिए। तो हर कोई आईटी कंपनी अपना अपना वे में एआई की तरफ पिवोट कर रहा है। कौन कितना सक्सेसफुल होगा, कितना जल्दी सक्सेसफुल होगा, कितना रेवेन्यू इंप्रूव कर पाएगा या प्रोटेक्ट कर पाएगा, ये समय बताएगा। तो इस समय में वैल्यूएशन पे ध्यान नहीं देना चाहिए, फ्यूचर की तरफ ध्यान देना चाहिए कि फ्यूचर में क्या होगा कौन सा कंपनी का, और उसी हिसाब से अगर आपको लगता है कि ये फ्यूचर में अच्छा काम करेगा, उस दिशा में जा रहा है, तभी उस पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। वैल्यूएशन देख के बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। अच्छा सर, मैं रिलायंस की बात करना चाहूँगा सर, और आज हमने देखा शुक्रवार को कि टॉप गेनर के तौर पे भी उभरा है सर। जियो फाइनेंशियल के नतीजे देख रहा था सर, एयूएम 3 गुना बढ़ गया सर, ज़बरदस्त यहाँ पे हमने देखा ग्रोथ, और इवन एक्सेप्शनल गेंस के बावजूद जो है परसेंटेज के हिसाब से देखें तो प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी बेहतर दिख रही है सर। अब सर जो प्रमोटर्स हैं उन्होंने भी अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाया है, खबर निकल के आई है मार्केट में सर, और आप ओवरऑल कैसे देख रहे हैं सर? क्योंकि 1 साल के अंदर कुछ खास स्टॉक कर नहीं पाया सर, आगे के लिहाज से जो निवेशक निवेशित हैं रिलायंस के ऊपर, उनको लेकर क्या सलाह रहेगी सर? देखिए, सलाह तो यही रहेगी कि रिलायंस में लॉन्ग टर्म के लिए निवेश जरूर कर सकते हैं। मुझे तो बहुत अच्छा वैल्यू अनलॉकिंग की संभावना आने वाले दिनों में दिख रहा है। इस क्वार्टर की अगर बात करें तो इस क्वार्टर में O2C ऑयल टू केमिकल सेगमेंट पे रेवेन्यू अच्छा खासा इंप्रूवमेंट होना चाहिए, क्योंकि सिंगापुर जीआरएम्स अगर देखें तो बहुत ऊपर चला गया है, और इंडिया का रिलायंस का जीआरएम सिंगापुर जीआरएम से जो बेंचमार्क जीआरएम से उससे अच्छा होता है, तो परफॉर्मेंस तो जरूर अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ जियो प्लेटफॉर्म्स का आईपीओ आ रहा है, जियो के सैटेलाइट लॉन्च सरकार की तरफ से अप्रूवल होने की संभावना जबरदस्त है, और वो एक बहुत बड़ा बिजनेस अपने आप में है। रिटेल का परफॉर्मेंस अच्छा चल रहा है, और क्योंकि इनका जो बिजनेस अपडेट पे ध्यान दिया है, तो ये वी मार्ट रिटेल, V2 रिटेल जो कि टियर 2 टियर 3 में काम करते हैं, उनका परफॉर्मेंस, बिजनेस परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हुआ है।
तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि यहाँ पे रिलायंस रिटेल का भी परफॉर्मेंस अच्छा होगा। न्यू एनर्जी में रिलायंस का बहुत सारे डेवलपमेंट्स हैं। तो सब मिला के बट और वैल्यू अनलॉकिंग की संभावना आने वाले दिनों में पर्टिकुलरली जियो प्लेटफॉर्म का आईपीओ को नजर में रखते हुए मुझे लगता है रिलायंस इंडस्ट्रीज में खरीदारी करके निवेशक को निवेशित रहना चाहिए 1 साल प्लस का नजरिए से। ठीक है सर। अच्छा सर, क्योंकि जब आप आते हैं तो थोड़ा सा ये होता है, क्योंकि हम लोग क्वेश्चंस देखते रहते हैं अपने दर्शकों के, कि वो भेजते रहते हैं हमें कि सर आएँ तो सर से पूछिए कि एक अच्छा मजबूत पोर्टफोलियो कैसे तैयार करें। तो सर क्योंकि अब क्वार्टर 1 के रिजल्ट्स आ रहे हैं और इंतजार किया जा रहा था, इस बीच में सर अब जो निवेशक हैं आगे बढ़ना चाहते हैं, जो कुछ समय से अपने आप को होल्ड करके बैठे थे सर, कहाँ कैसे अपना पोर्टफोलियो बनाएं सर, क्या बेहतर रणनीति होगी और कौन से कुछ स्टॉक अगर आप सजेस्ट कर पाए हमारे दर्शकों को सर? देखिए, मैं तो आपको पहले भी जिक्र कर रहा था कि फार्मा, ऑटो एंसिलियरी, बीएफएसआई, इन सेगमेंट में जरूर ध्यान देना चाहिए कि ये तीनों सेगमेंट मुझे लगता है आने वाले दिनों में अच्छा रिटर्न निवेशक को देगा और थोड़ा लंबा सोचिए, बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। फार्मा में अगर आपको दिग्गज फार्मा में रहना है तो सन फार्मा, जैसे आप जानते हैं ऑर्गेनन जो एक्वायर करना है उसके बाद 70% इनका जो रेवेन्यू आएगा पेटेंटेड ब्रांडेड प्रोडक्ट से आएगा। सो दे आर मूविंग इनटू अ डिफरेंट लीग ऑलरेडी। आप अगर आप डोमेस्टिक फार्मा पे फोकस करना चाहते हैं तो मैनकाइंड फार्मा, जिनका लगभग 95% बिजनेस डोमेस्टिक मार्केट में है और 25% सीएजीआर डोमेस्टिक फार्मा में है, तो यहाँ पे भी ध्यान दे सकते हैं। ऑटो एंसिलियरी में संवर्धना मदरसन का जिक्र मैं कर चुका हूँ, यहाँ पे जरूर हिस्सेदारी अपना लगा सकते हैं। बीएफएसआई की अगर बात करें, मैं आईसीआईसीआई बैंक का जिक्र कर चुका हूँ, एसबीआई का जिक्र कर चुका हूँ, फेडरल बैंक का जिक्र कर चुका हूँ, यहाँ पे निवेश कर सकते हैं। और सर रिलायंस पे भी निवेश की आपकी सलाह है ना सर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, रिलायंस में भी निवेश कर सकते हैं। अच्छा सर, थोड़ा सा मैं इसको और ब्रेकअप करना चाहूँ अगर आपसे सर, क्योंकि 3 सेक्टर्स जो अगर इसको थोड़ा सा और इसको हिस्सों में बांटूँ सर, एक फार्मा हो गया सर, दूसरा सर यहाँ पे जो हॉस्पिटल चेन है पूरी सर, लेबोरेटरीज चेन है सर, क्योंकि हम लोगों ने देखा था वो एक दौर था जब 2mg आया था तो मार्केट के हिसाब से जो है पूरा जो प्राइसिंग थी वो वॉर छिड़ गई थी सर, लेकिन अब धीरे धीरे हर जगह पे जो है वापस प्राइसिंग जो है वो बढ़ती हुई दिख रही है सर। तो इन तीनों के हिस्सों में अगर देखा जाए तो सर एक निवेशक के हिसाब से सर आपको क्या लग रहा है, हॉस्पिटल चेन्स की तरफ बढ़ना चाहिए या प्योर फार्मा की तरफ बढ़ना चाहिए या फिर जो लेबोरेटरीज अपना जो पूरा सेक्टर है उसकी तरफ आगे, इनमें से क्या बेहतर विकल्प रह सकता है सर? देखिए, हर लैबोरेटरीज जो डायग्नोस्टिक हम लोग कहते हैं, डायग्नोस्टिक पे तरफ तो नहीं जाना चाहिए। मुझे लगता है यहाँ पे कंपटीशन है और कंपटीशन रहेगा और बहुत ज्यादा डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट्स में नहीं है, तो ये सेक्टर तो मुझे लगता है वैल्यूएशन भी सस्ता नहीं है, तो ये तो अवॉइडेबल है। हॉस्पिटल डेफिनेटली, मैंने हॉस्पिटल का जिक्र नहीं किया पर हॉस्पिटल हमारे पसंदीदा सेक्टर्स में एक है और पिछले अगर 1-2 साल आप ध्यान देंगे जबरदस्त कंसोलिडेशन हुआ है और फॉरेन पीई फंड्स की तरफ से बहुत जबरदस्त निवेश यहाँ पे आया है और कंसोलिडेशन जबरदस्त हुआ है। वो अपोलो की बात करें या वेदांता की बात करें या मणिपाल हॉस्पिटल्स की बात करें, सबने बहुत एक्विजिशंस किए हैं टियर 2 टियर 3 सिटीज में और एक चेन के हिसाब से सामने उभर के आ रहे हैं। पर यहाँ पे भी अगर मुझे खरीदारी करनी है तो मैं तो जो सेक्टर लीडर है अपोलो हॉस्पिटल में ही खरीदारी करने की सलाह दूंगा कि इनके भी जो बिजनेसेस जहां पे थोड़े बहुत दिक्कतें थे, जैसे अपोलो 24/7, वहां पे भी प्रॉफिटेबिलिटी वापस आया है। जो थोड़ा बहुत अनरिलेटेड, थोड़ा बहुत लॉस मेकिंग बिजनेस थे, वहां से एग्जिट भी लिया है। तो अपोलो हॉस्पिटल में जरूर खरीदारी लॉन्ग टर्म के लिए की जा सकती है। ठीक है सर। सर एक आखिरी मेरा आपसे सवाल रहेगा यहाँ पर, क्योंकि पिछले कुछ समय में हमने देखा कि सरकार का फोकस यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग पे तो काफ़ी रहा ही है सर। अब जैसे डिक्सन की बात करें सर हम लोग, तो वीवो मोबाइल के साथ जो डिक्सन टेक्नोलॉजीज को जॉइंट वेंचर को लेकर मंजूरी मिली है सर, और काफ़ी समय तक डिक्सन जैसा स्टॉक जो है काफ़ी ज़्यादा दबाव झेलना पड़ा सर। आप इसका आगे का भविष्य कैसे देख रहे हैं सर? देखिए, सेक्टर बहुत अच्छा है और जब जैसे आप कह रहे हैं सरकार की तरफ से अप्रूवल्स अभी वीवो का मिला, कुछ महीने पहले इनको और एक चाइनीज कंपनी के साथ अप्रूवल मिला था और PLI 2 स्कीम चालू हुआ, उसका भी बेनिफिट सेक्टर को मिलेगा और डिक्सन पर्टिकुलरली जैसे आपने जिक्र किया डिक्सन को मिलेगा, सारे EMS प्लेयर्स को मिलेगा। इसमें दिक्कत सिर्फ एक है, वैल्यूएशन बहुत ही रिच है और इतने वैल्यूएशन हाई पे शायद लेने की सलाह मैं नहीं दूंगा, क्योंकि जो सारे पॉजिटिव्स है वो फैक्टर्ड इन ऑलरेडी है प्राइसेस में। तो करंट भाव में खरीदारी करके उस पे ज्यादा मुनाफा कमाना मुझे तो दिख नहीं रहा है इमीडिएटली, तो इसीलिए मैं इस सेक्टर से निवेश करने से दूर रखूंगा निवेशक को एट करंट लेवल्स। ठीक है सर, मेरा आखिरी आपसे बस सवाल है सर,
यहाँ पर जिस तरीके से वेदांता ग्रुप की जो चारों कंपनियां सर लिस्ट होती हुई दिखी सर, उसको लेकर सर काफ़ी ज़्यादा उत्साह बाजार में देखने को मिलता है रिटेल की तरफ से सर। तो मैं ये समझना चाह रहा हूँ सर, उन चारों कंपनियों में किस हिसाब से, क्योंकि बहुत सारे सवाल इस तरीके से आते हैं दर्शकों के कि कौन सा बेहतर विकल्प हो सकता है वैल्यूएशन के हिसाब से, भविष्य की ग्रोथ के हिसाब से, सर आपका क्या मानना है यहाँ पर? देखिए, मैं तो 2 साल से वेदांता जब डिवाइड नहीं हुआ था तब से रेकमेंड कर रहा हूँ निवेशक को, और जी बहुत फायदा निवेशक को हुआ है। बिल्कुल सर। और अभी तो मैं बोलूंगा, देखिए, दो जो बड़े कंपनीज हैं डिवीजन के बाद, वेदांता एल्यूमिनियम, क्योंकि एल्यूमिनियम में हमारा व्यू पॉजिटिव है और अगला 2 साल तक मुझे लगता है एल्यूमिनियम प्राइसेस स्ट्रांग रहेगा। सी, इंट्राडे वॉलेटिलिटी, इंट्रा वीक वॉलेटिलिटी को भूल जाते हैं, उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, हम तो लंबी अवधि की बात कर रहे हैं। तो एल्यूमिनियम में बहुत पॉजिटिव मोमेंटम रहेगा और वेदांता एल्यूमिनियम को इसका फायदा बहुत जबरदस्त भी। कंसोलिडेटेड वेदांता का लगभग 50% एबिटा एल्यूमिनियम से आता था, और अब जो वेदांता अलग हो गया है, यहाँ पे तो और भी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। बैकवर्ड इंटीग्रेशन अच्छा किया है इन्होंने, तो वेदांता एल्यूमिनियम जरूर लंबी अवधि के लिए खरीदारी कर सकते हैं। और वेदांता जो मेन कंपनी, जो वेदांता लिमिटेड है, जहां पे इनके पास हिंदुस्तान जिंक का शेयर होल्डिंग है, ये भी खरीदने लायक है, क्योंकि जिंक और सिल्वर दोनों इनके प्रोडक्ट्स हैं, और ये यहाँ पे प्राइस वोलेटिलिटी बहुत है, सिल्वर का प्राइस करेक्शन हुआ है, ये सब है। पर आने वाले दिनों में अगर 1-2 साल का अगर व्यू ले, तो यहाँ पे बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा हिंदुस्तान जिंक में, जिसका फायदा वेदांता लिमिटेड को मिलेगा। और एक्सपेंशन हुआ है, कैपेसिटी एक्सपेंशन सिल्वर में हुआ है, जिंक में हुआ है, तो ये सारे बेनिफिट वेदांता लिमिटेड में आए। तो वेदांता एल्यूमिनियम और वेदांता लिमिटेड, ये 2 शेयर में हमारा पॉजिटिव व्यू है लॉन्ग टर्म। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप आए सर, हम लोगों को अपनी जानकारी से लाभान्वित किया, हमारे दर्शकों को सर थैंक यू सो मच हर बार की तरह। साथ ही सर डिस्क्लेमर भी प्लीज शेयर कर दीजिए। देखिए, जिन शेयर्स के मैंने जिक्र किए, ये मेरे पोर्टफोलियो में नहीं है, पर हम निवेशक को इसी में खरीदारी करने की सलाह। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो